हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एज एजुकेशन। आज ये आपका पार्ट 2 है जो हमने पिछला सेशन किया था सॉइल मैकेनिक्स का मॉड्यूल 3 का। आज हम लोग मॉड्यूल 3 का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें कि आगे के जो भी क्वेश्चंस थे हमारे मॉड्यूल 3 से रिलेटेड वो हम लोग इसमें फिनिश करेंगे। अगर आपने मॉड्यूल 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो पहले देख लीजिएगा, और मॉड्यूल 3 पहले देख लीजिएगा इसको करने से पहले, बिकॉज उसमें मैंने काफ़ी टॉपिक्स कराए हैं। तो आई होप आपने वो सेशन देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लीज़ आप जाकर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 3 में हमने कल देख लिया था कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कंसिडर इसको कंप्लीट करेंगे। तो हमने परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल को कंप्लीट कर लिया था कल। आज हम लोग सीपेज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सीपेज, फ्लो नेट, क्विकसैंड कंडीशन, इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल एंड द वर्टिकल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, हाँ। सो नाउ दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सीपेज वेलोसिटी ऑफ सॉइल हैविंग डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ 5 × 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड एंड अ वेट रेशियो ऑफ 0.50। ठीक है, तो अब सीपेज वेलोसिटी कितनी रहेगी अगर डिस्चार्ज वेलोसिटी इतनी है। कल हम लोगों ने जब हम लोगों ने वेलोसिटी के बारे में देखा था तो वी नो कि v = KI होता है अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ। डार्सीज का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि v = KIA, v = KI होता है। ठीक है, नाउ दिस v जो होता है दिस इज़ एन एवरेज वेलोसिटी। ओके, या इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज वेलोसिटी। ठीक है, तो जब ये वेलोसिटी हम लोगों ने देखी थी तो ये वेलोसिटी जब हम फाइंड कर रहे होते हैं, सो इट इज़ फाइंड आउट फॉर द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल। ठीक है, तो जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है हमारे सॉइल सैंपल का उसको यूज़ करके हमने ये वेलोसिटी निकाली थी। बट अगर हम एक्चुअल में बात करें, जो हमारा वाटर जो पास कर रहा होता है वो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में ना पास करके वो जो है पास करता है थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वॉइड्स। ठीक है, सो एक्चुअल में जो वाटर पास करता है हम ये लिख सकते हैं कि द वाटर एक्चुअली passes through the cross section area of voids। ठीक है, सो ये जो वेलोसिटी होती है, सो दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड सीपेज वेलोसिटी। ओके, तो ये हमारी वेलोसिटी रहती है सीपेज वेलोसिटी, जिसको हम लोग VS से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज़ अ एक्चुअल वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम एक्चुअल वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो ये हो जाता है VS = V/नीटा, जहाँ पे ये नीटा जो होता है ये हमारी पोरोसिटी होती है। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस कंडीशन वी कैन सी कि जो आपका VS होगा, VS जो होगा वो ग्रेटर देन V हो जाएगा। वाई? बिकॉज ये हमें पता है कि जैसे जैसे जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो अगर छोटा होगा, बिकॉज अगर हम वॉइड्स का क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं तो एज जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, वो अगर हमारा डिक्रीज़ करता है तो वेलोसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो VS के केस में, मतलब सीपेज वेलोसिटी के केस में क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है तो इसीलिए जो हमारा VS होगा वो V से बड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ से ये इस फार्मूला है, इस फार्मूले को रख के हम लोग अपने सीपेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा गया है हमसे। क्वेश्चन में पूछा है कि सीपेज वेलोसिटी क्या होगी अगर आपको डिस्चार्ज वेलोसिटी दी है और वॉइड रेशियो दिया है। सो वी नो कि जो VS है वो है V/नीटा, वे नीटा इज़ द पोरोसिटी। नीटा बोल लो या एन बोल लो, एन से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिकॉज वॉइड रेशियो के टर्म्स में दिया है तो हमें पता है कि जो एन होता है वो होता है E/1 + E। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे E/1 + E। ठीक, सो आपको डिस्चार्ज वेलोसिटी कितनी दे रखी है 5 × 10⁻⁻7। सो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻7 अपॉन वॉइड रेशियो इज़ 0.5। सो ये हो गया 0.5 / 1.5। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 विच इज़ 15 इंटू 10⁻⁻7। ठीक, तो ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। सो आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, इस तरह से आप सीपेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉइल हैज़ डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड एंड द वेट रेशियो 0.5, सो इट्स सीपेज वेलोसिटी इज़। तो सिंपली इसमें भी आपको फॉर्मूला लगाना है BS इक्वल्स टू V/N, जहाँ पे आप जो V है वो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻7 और इसमें भी आपको वेट रेशियो दिया है, तो सेम कॉन्सेप्ट लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फ्लो थ्रू सॉइल्स द फ्लो इज़ लेमिनार व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज़। तो अभी जो हमारा मॉड्यूल 3 का पार्ट 1 था उसमें हमने देखा था कि लेमिनार फ्लो के लिए जो रेनॉल्ड नंबर होता है फॉर सॉइल्स, ठीक है, तो फॉर फ्लो थ्रू सॉइल्स, ठीक है, तो लेमिनार फ्लो के लिए आपके रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू होती है इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू रहती है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो जब भी हम स्टोक्स लॉ वगैरह देखते हैं तो उसमें भी हम यही कंसिडर करते हैं कि आपका रेनॉल्ड नंबर लेस देन इक्वल्स टू 1 रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी रहती है लेमिनार फ्लो के लिए लेस देन यूनिटी। ठीक है, ऑप्शन ये आ जाएगा। बाकी आप यहाँ पे देख लो, अलग अलग जो फ्लोज होते हैं उनके लिए अलग अलग आपके वैल्यू रहती है रेनॉल्ड नंबर की फॉर लेमिनार फ्लो। तो हम देख सकते हैं कि व्हेन फ्लो फ्लो थ्रू पाइप्स, ठीक है, जब फ्लो पाइप्स के थ्रू होता है, ठीक है, ये हम लेमिनार फ्लो के लिए ही कंडीशन देख रहे हैं। तो व्हेन द फ्लो थ्रू पाइप्स, तो आपका जो रेनॉल्ड नंबर होता है इट इज़ लेस देन 2000। ठीक है, दूसरा होता है व्हेन फ्लो बिटवीन प्लेट्स में फ्लो हो रहा है तो ये आपका होता है 1000। एंड व्हेन ओपन चैनल फ्लो, यही रेनॉल्ड नंबर आपका लेस देन 500 हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। फॉर द लेमिनार फ्लो अलग अलग केसेस में अलग अलग वैल्यू होती है और फॉर द सॉइल केस इट इज़ लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपेज प्रेशर ऑलवेज एक्ट। ठीक है, तो देखो सीपेज प्रेशर क्या रहता है, इसके लिए सबसे पहले आप सीपेज एनालिसिस देखते हैं। सीपेज एनालिसिस अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो सीपेज एनालिसिस में क्या होता है, हम ये बोल सकते हैं इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लिक्विड फ्लो थ्रू अ porous medium from high head to low head। ठीक है, तो ये इस तरह से रहता है कि एक प्रोसेस है जिसमें कि जो लिक्विड है वो हमारा लीक करता है या फ्लो करता है एक पोरस मीडियम के थ्रू फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं ये इस तरह से आपको शो करूँ कि ये एक आपका कोई कंटेनर है, ठीक है, देखिए ऐसे है और इसमें ये आपका सॉइल का सैंपल है बीच में। ठीक है, और ठीक है, तो ये इसमें ये लेवल है और ये लेवल है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मैं वाटर लेवल देखूँ तो इन दोनों का जो वाटर लेवल का डिफरेंस है वो आ रहा है आपका ΔH। ठीक है, सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इधर का जो हेड है इस डायरेक्शन का, ये हेड ज़्यादा है कंपेयर टू हेयर। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इधर का जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू द अदर साइड। तो और दूसरी चीज़ हम इस तरीके से भी देख सकते हैं
कि अगर मैं इस पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर निकालूं, ठीक है, इस पॉइंट में अगर मैं प्रेशर देखूं तो यहाँ का जो प्रेशर होगा और यहाँ का जो प्रेशर होगा, ठीक है, ये दोनों प्रेशर में डिफरेंस आएगा। यहाँ का जो प्रेशर है अगर मैं निकालती हूँ तो ये प्रेशर में आपका जो हेड कंसिडर किया जाएगा वो इतना करा जाएगा कंसिडर, ठीक है, और फॉर हेयर यहाँ के लिए आपका ये हेड कंसिडर किया जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो प्रेशर है ऑन दिस साइड, अगर मैं इस साइड को ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो यहाँ कह सकते हैं कि जो प्रेशर ए साइड पे होगा वो कंपेयर टू बी साइड ज़्यादा होगा, ठीक, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रेशर को अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, पी बाई ए कर दूँ और यहाँ पे पी ए बाई ए और पी बी बाई ए, तो हम कह सकते हैं ना कि जो फोर्स है, फोर्स ऑन ए साइड इज़ मोर देन फोर्स ऑन बी साइड। तो यहाँ से अगर ये हमारा सैंपल है, तो ये कह सकते हैं ना कि हम यहाँ से जो प्रेशर, इसके ऊपर जो ये फोर्स लग रहा है वो यहाँ पे ये फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा है। तो क्या होगा, कोई भी बॉडी है, अगर इन जनरल मैं किसी बॉडी की बात करूँ तो कोई भी बॉडी है, वो बॉडी जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि जो हमारा वाटर का फ्लो होगा वो ए से लेके बी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इधर हमारा फोर्स ज़्यादा है, इधर फोर्स कम है, तो यहाँ से यहाँ पे हमारा जो है वो फ्लो होगा, तो फ्लो वाटर का इधर होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इससे पास करेगा। तो यही जब ये फ्लो पास होता है एंड दिस फ्लो टेक्स प्लेस थ्रू द वॉइड्स, ठीक है, वॉइड्स का जो वॉइड्स है इस सॉइल सैंपल के बीच में, इससे थ्रू पास हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ये एक हमारा पोरस मीडियम है। पोरस मीडियम है मीन्स यहाँ पे हमने सॉइल ले रखी है, तो सॉइल होगी, उसमें पोर्स होंगे, वॉइड्स होंगे, उसके थ्रू वाटर जो है वो पास आउट हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है कि हेड की वजह से, हेड डिफरेंस की वजह से जो फ्लो हुआ उसी को हमने सीपेज फ्लो बोला। सीपेज, ये जो प्रोसेस था, इस पूरे प्रोसेस को हमने सीपेज प्रोसेस बोला, ठीक है। और इस प्रोसेस में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सॉइल के सॉलिड्स होते हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर लगता है, ठीक है, तो द प्रेशर विच एक्ट ऑन द सॉइल सॉलिड, उसी को हम लोग सीपेज प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो सीपेज प्रेशर क्या होगा, अगर मैं सीपेज प्रेशर की बात करूं, सो द प्रेशर एक्ट ऑन द सॉइल सॉलिड्स, ठीक है, इस पे जो प्रेशर एक्ट करता है वो सॉइल सॉलिड्स होता है। और इसको हम जो डिनोट करते हैं वो इस तरह से करते हैं, H इंटू गामा डब्लू, इस तरह से बताया जाता है, वेयर H इज़ द हेड लॉस। यहाँ पे इसको आप डेल्टा H करके भी लिख सकते हो, तो ये ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको दिखाऊँ तो डेल्टा H इंटू गामा डब्लू, ये आपका हो जाएगा सीपेज प्रेशर, ओके। सो ये आपका डेल्टा H इंटू गामा डब्लू हो जाता है। अगर मैं सीपेज फोर्स की बात करूँ तो सीपेज फोर्स हो जाएगा आपका डेल्टा H इंटू गामा डब्लू इंटू एरिया, ठीक है। इस डेल्टा H को अगर मैं L से डिवाइड कर दूँ, डेल्टा H अपॉन L इंटू गामा डब्लू इंटू ए इंटू एल, ठीक है, L से मैंने डिवाइड किया, L से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ गया, ठीक है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। और इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, तो ये हो जाएगा I इंटू गामा डब्लू इंटू वॉल्यूम, तो ये आपका हो जाता है सीपेज फोर्स, ठीक है। तो ये एक और आपको फॉर्मूला मिल गया सीपेज फोर्स का। एंड दिस सीपेज फोर्स, अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूँगी तो सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जनरली हम लोग यूनिट वॉल्यूम में ही लेते हैं, क्योंकि जो सॉइल है ना, सॉइल तो बहुत बड़े एरिया में है, ठीक है। यहाँ पे हमने जैसे कंसिडर किया तो हम लोगों ने एक यूनिट लेंथ ही लेके कंसिडर किया है, ठीक है। बट अगर हम पूरे इतने बड़ा सॉइल सैंपल है हमारा, जो जब भी हम किसी स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं बिल्डिंग का, तो उसके नीचे बहुत बड़ा एरिया है, तो हम यूनिट वॉल्यूम पे लेके उस फोर्स को निकाल लेते हैं, और जब हमें टोटल निकालना होता है तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो पर यूनिट वॉल्यूम आपका सीपेज फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा I इंटू गामा डब्लू, ठीक है। तो जनरली जब आप फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आप इस तरह से यूज़ करोगे, इफ़ अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज़ सीपेज फोर्स, ठीक है। तो ये आपका फोर्स होता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी
किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये आपका पर यूनिट है, बिकॉज आप पर यूनिट वॉल्यूम में निकालो तो किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब आपकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, सो ये था। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे कि सीपेज प्रेशर ऑलवेज एक्ट, ठीक है, तो इट इज़ ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, कि फ्लो अगर आपका यहाँ पे है, यहीं मैंने देखा कि ये इस तरह से ये फोर्स लग रहा है, तो यही फोर्स आपके सॉइल के पार्टिकल्स पे लगेगा। ठीक है, सॉइल का जो भी आपके सॉलिड सेवन पे लगेगा, तो इट ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्लो इज टेकिंग प्लेस इन सॉइल फॉर विच पोरोसिटी इज n, इफ द डिस्चार्ज वेलोसिटी इज v, देन द सीपेज वेलोसिटी। सो वी नो कि जो सीपेज वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, v/n। तो ये आप फॉर्मूला लगा देंगे, v/n, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन सीपेज वेलोसिटी एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज कॉल्ड। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस वी एस क्या होता है, आपने देखा अभी v/n होता है। ठीक है, और v जो होता है वो होता है आपका k इंटू आई। ठीक है, ये हमें पता है डार्सी लॉ से। ठीक है, बट अगर हम वी एस को डिनोट करेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं k नॉट इंटू आई से। ठीक है, जहाँ पे ये जो k नॉट होता है ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन होता है, और इसमें ये आपका वी एस इजिकल्स टू के नॉट आई, ये हमारा एक रिलेशन आ जाता है। ठीक है, जहाँ पे आप अगर आपको के नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर मैं यहाँ पे देखो वी एस को आप क्या लिख सकते हो, v/n इजिकल्स टू के नॉट इंटू आई। तो जो के नॉट की वैल्यू आपकी हो जाएगी वो आ जाएगी v/n इंटू आई। ठीक है, और v की जगह मैं रख दूँगी k इंटू आई, सॉरी, तो ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा। सो के नॉट आपको मिल जाएगा k/n। ठीक है, तो जहाँ पे जो k है, ये जो k है आपका, दिस इज़ द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, और कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए किस तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कि द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन सीपेज वेलोसिटी एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइपिंग इन सॉइल अकर्स व्हेन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं पाइपिंग क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई एक हमने डैम बनाया है, ठीक है, तो डैम का क्या काम था, हमें वाटर स्टोर करना था, तो हमने एक डैम बना लिया यहाँ पे। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे वाटर है, यहाँ पे ये स्टोर्ड है वाटर। ठीक है, और यहाँ इसके नीचे ऐसे करके ये सॉइल है, ऐसे कर लो आप, ऐसे करके दिखा देती हूँ मैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके नीचे इसके सॉइल है। ठीक है, तो जब ये वाटर है ना, क्योंकि ये एक परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये जो आपका पोर्शन है, ये जो है दिस इज़ परमिएबल, इसमें जो है वोइड्स भी होंगे, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, बट साथ में वोइड्स भी हैं। तो जो वाटर होगा वो वाटर यहाँ से ऐसे करके फ़्लो करेगा, ये फ़्लो करके इस डायरेक्शन में जाएगा ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे करके जाएगा। ठीक, तो जब ये वाटर जा रहा है तो वाटर में क्या होगा, यहाँ से जाके ये वाटर इधर जाएगा, और हमारा जो हेड होगा वो डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, जो यहाँ पे वाटर का हेड था वो डिक्रीज़ करेगा, बिकॉज सॉइल के अंदर से जा रहा है, तो जब इधर जाएगा तो वो हेड डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, सो जब भी ये वाटर इस सॉइल के अंदर से पास आउट होता है, तो जो सॉइल होती है, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके ऊपर इंटरनली फ्रिक्शन लगाते हैं। ठीक, तो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर मैं यहाँ के वाटर पार्टिकल्स की बात करूँ, तो यहाँ पे जो वाटर का पार्टिकल होगा उसके ऊपर
ये एक सॉइल का पार्टिकल है सपोज, तो ये सॉइल का पार्टिकल इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है, जो कि इसको रजिस्ट करेगा वाटर के मूवमेंट को, ठीक है। तो इन रिटर्न जो वाटर है वो सॉइल के पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, और इसको आगे के लिए मूव करेगा। तो जब ये जो वाटर के द्वारा सॉइल पे लगाया हुआ फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि पानी के साथ हमारे जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो भी मूव करने लगते हैं, ठीक है, और ये मूव करके यहाँ ऊपर की तरफ आने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब ये कंडीशन प्रोसीड रहेगी तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम यहाँ पे जो इस एरिया की जो सॉइल थी वो यहाँ पर सारी उठ के यहाँ आ जाएगी, ठीक है, ये सॉइल सारी यहाँ पे आ जाएगी, कि जो सॉइल होती है वो यहाँ पर की सॉइल सारी वाटर के साथ फ्लो होके इस दूसरी डायरेक्शन में आपके डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में आ जाएगी, और यहाँ पे एक पाइप जैसा जो है वो पाइप जैसा फ्लो होने लगेगा, और यहाँ पे एक फ्लो पाइप बन जाएगा और फ्लो आपका डायरेक्टली होने लगेगा आप, ठीक है। तो जब ये वाटर का फ्लो यहाँ से होने लगेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा डैम है, बिकॉज़ वो हैवी है, जो डैम का स्ट्रक्चर है वो हैवी है, और नीचे हमारे क्योंकि नीचे बीच में हमारे वाटर आ गया है, एक वाटर की लाइन आ गई है, सॉइल हट गई है, तो क्या होगा कि ये जो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और डैम के वेट की वजह से ये जो डैम है वो पूरा कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये पाइपिंग फेलियर कहलाता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं पाइपिंग फेलियर, ठीक है। और जो कि डैम के लिए अच्छा नहीं होता, जब भी हम डैम की डिज़ाइनिंग करते हैं तो पाइपिंग फेलियर को कंसिडर करके ही डिज़ाइनिंग करी जाती है, ठीक है। सो ये आपका पाइपिंग फेलियर था। और अगर हम इसको इफ़ेक्टिव स्ट्रेस के टर्म्स में बात करें तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस जो होता है हमारे पास वो फॉर अपवर्ड फ्लो कंडीशन के लिए गामा सबमर्ज इंटू जेड माइनस आई गामा डब्ल्यू इंटू जेड ये रहता है, ठीक है। एंड वी नो कि टाउ जो है वो होता है सिग्मा बार 10 फाई प्लस सी, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन होती है शेयर स्ट्रेस की, जो हमारी शेयर स्ट्रेंथ है उसके ये फार्मूला रहता है, जिसमें कि अगर मैं सैंड की बात करूं, ठीक है, तो जब सैंड होता है हमारा तो सी की वैल्यू 0 हो जाती है, तो टाउ हमारा हो जाता है सिग्मा बार 10 फाई, ठीक। सो इफ़ सिग्मा बार इक्वल्स टू 0 हो गया, मीन्स ये जो आई है आपका, इस आई की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो सिग्मा बार की वैल्यू कम होते चली जाएगी, ठीक है। एंड वी नो कि जो यहाँ पे अगर मैं इस जगह की बात करूँ, इस पोर्शन की बात करूँ, तो जो आप जैसे कि जब हम लोग इसको आप देखोगे सीपेज को हम लोग फ्लो नेट के थ्रू भी पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइंस और फ्लो लाइंस वगैरह बनाई जाती हैं। तो जब हम यहाँ पे अगर मैं इसको, ये हमारी अगर फ्लो लाइन है और मैं ये कह दूँ कि ये हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन है, ठीक है, ये हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो हमें पता है कि यहाँ पर का इस डिस्टेंस का जो आपको हेड मिलेगा, ठीक है, बिकॉज हेड तो सेम ही रहता है, दो इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच में हेड सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर का जो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वो निकल के आएगा आपका डेल्टा एच अपॉन, जिसको हम लोग आई बोलते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एल, ठीक है। और ये जो एल की वैल्यू रहती है यहाँ पे कम रहती है, आप यहाँ देखो, यहाँ पे एल की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो ज़्यादा है, बट यहाँ पे एल की वैल्यू कम है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो आई की वैल्यू होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज डेल्टा एल हमारा कम हो रहा है, आई की वैल्यू हमारी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इस वैल्यू की जब ये वैल्यू ज़्यादा होगी, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो इंटरनल जो हमारे पास रजिस्टिंग फ्रिक्शन है वो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स पे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से जब सॉइल के पार्टिकल्स पे इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि आई की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है। और तो इसी को बचाने के लिए ये जो आई है इसको हम लोग बोलते हैं आई एग्जिट, ठीक है। एंड दिस आई एग्जिट इट शुड नॉट बी मोर देन आई क्रिटिकल, ठीक है। तो ये आई क्रिटिकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये आई क्रिटिकल तभी आता है जब हम सिग्मा बार को 0 रखते हैं और इस आई की वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो आई की वैल्यू निकल के आएगी, आई क्रिटिकल, वो होता है हमारे पास G-1 अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। ये
जब हमारा स्ट्रेस होता है, जब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस ज़ीरो हो जाता है, तो उस केस में जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकल के आता है उसको हम लोग आई क्रिटिकल बोलते हैं, विच इज़ अ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और इसी को हम लोग क्विकसैंड कंडीशन भी बोलते हैं, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस ज़ीरो हो गया है। और जब इफेक्टिव स्ट्रेस ज़ीरो होता है तो सॉइल एक लिक्विड की तरह बिहेव करती है, मीन्स उसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं रहती। आप उसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो सॉइल क्या, जो सॉइल है वो सेटल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कुछ कंडीशंस रहती हैं कि यहाँ पे जो आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है टो के पास में, वो सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, इसीलिए इसकी वैल्यू हमें डिफ़ाइन करनी है कि जो यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आएगा वो आपके आई क्रिटिकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन आई क्रिटिकल। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी वजह से जो आपकी पाइपिंग की कंडीशन है वो तभी अकर करती है जब आपका इफेक्टिव प्रेशर ज़ीरो हो जाता है। सो जब इफेक्टिव प्रेशर ज़ीरो होगा तो वहाँ पे आई पाइपिंग की कंडीशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि सिग्मा आपका ज़ीरो हो गया, सिग्मा ज़ीरो हो गया तो आई जो हो जाएगा वो आई क्रिटिकल के बराबर हो गया, तो मीन्स यहाँ पे पाइपिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्चार्ज थ्रू द बॉडी ऑफ एन अर्थ डैम मे बी कैलकुलेटेड यूजिंग फ्लो नेट एज। तो जो डिस्चार्ज आपने थ्रू द बॉडी ऑफ एन अर्थ डैम मे बी कैलकुलेटेड यूजिंग फ्लो नेट, तो ये जो डिस्चार्ज होता है ये आपको पता होना चाहिए कि जो आप डिस्चार्ज निकालते हो वो हो जाता है आपका K/H/NF/ND। दिस इज़ द फॉर्मूला जो कि पर यूनिट लेंथ पे डिस्चार्ज आपका होता है डैम के केस में। ठीक है, ये यहाँ पे इसको हम लोग सीपेज डिस्चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि डैम में हम लोग सीपेज डिस्चार्ज ही पढ़ते हैं तो सीपेज डिस्चार्ज भी इसको बोलते हैं KH/NF/ND। ऑप्शन आपका सी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लो नेट मे बी यूटिलाइज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। ठीक है, तो जो फ्लो नेट है वो क्या है, देखिए जो हम लोग सीपेज डिस्चार्ज फाइंड आउट कर रहे होते हैं, सीपेज डिस्चार्ज जो आपने अभी हमने पढ़ा कि सीपेज फोर्स होता है, और जो सीपेज डिस्चार्ज होता है इसको फाइंड करने के लिए विल यूज़ लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, लाप्लास इक्वेशन जो होती है वो यूज़ की जाती है टू फाइंड आउट द लीकेज। और इस लाप्लास इक्वेशन की हेल्प से हमको टू लाइंस मिलती हैं। ठीक है, एक होती है फ्लो लाइन और एक दूसरी होती है इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, इन दोनों ही लाइंस का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग फ्लो नेट बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लो नेट हमारा ये होता है और इसी की हेल्प से हम लोग सीपेज फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, जब भी हम फ्लो नेट को रीड करेंगे तो हमें सीपेज मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है सीपेज के थ्रू, वो हमारा विद द हेल्प ऑफ फ्लो नेट ये हो जाता है K/H/NF/ND होता है। ठीक है, जहाँ पे NF जो होता है वो नंबर ऑफ ये होता है नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, एंड ND जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स। ठीक है, सो इसका यूज़ हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फाइंड करते हैं, इससे सीपेज भी फाइंड करते हैं और इसकी हेल्प से एग्जिट ग्रेडियंट भी फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका सारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लो नेट इज़ ड्रॉन टू ऑब्टेन। क्या ऑब्टेन करने के लिए आप फ्लो नेट फाइंड करते हैं, तो फ्लो नेट से हम लोग एग्जिट ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर फाइंड करते हैं और सीपेज फाइंड करते हैं। सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। Next question, a flow net of a coffer dam foundation has 6 flow channels and 18 equipotential drops. The head loss during seepage is 6 meter. If the coefficient of permeability of the soil is 4 into 10 to the power minus 5 meter per minute, then the seepage loss. ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीपेज लॉस बताना है, मीन्स आपको यहाँ पे मीटर के ऊपर डे में जो आपका सीपेज डिस्चार्ज होता है वही बताना है। तो वो क्या होता है आपका, इट इज़ K/H/NF/ND। ठीक है, आपको ΔH पता है, K पता है, NF पता है, ND भी पता है। ये आप सारी वैल्यूज़ पुट करके इसको आंसर आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं निकाल लूँ, उसमें K की वैल्यू क्या आपको दे रखी है -10⁵ और ΔH आपका दिया हुआ है 6 मीटर एंड नंबर ऑफ़ फ्लो चैनल्स 6 है एंड नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स 18 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 8 × 10⁻⁻5 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। बट आपको मीटर क्यूब पर डे में निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंस एक 1 आवर में आपके 60 मिनट्स होते हैं, तो इसको आर में, क्योंकि ये अपॉन में है तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर में हो जाएगा, और डे में करना है तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन बिटवीन एनी टू सक्सेसिव फ्लो लाइन्स इज़ नोन एज, ठीक है। तो देखिए हमारी जो फ्लो लाइन होती हैं, अगर मैं कहूँ कि ये मेरी इक्विपोटेंशियल लाइन्स हैं, ठीक है, दीज आर द इक्विपोटेंशियल लाइन्स, ठीक है। तो जो फ्लो लाइन्स रहेंगी, फ्लो लाइन्स कुछ इस तरह से रहेंगी, ठीक है, बिकॉज फ्लो लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है। तो ये फ्लो लाइन्स हैं, और इसमें आप याद रखिएगा कि ये जो दो फ्लो लाइन्स होती हैं, इनके बीच का जो एरिया होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो चैनल्स, इसको फ्लो चैनल बोला जाता है, ठीक है। और दो इक्विपोटेंशियल लाइन और दो फ्लो लाइंस के बीच का जो एरिया होता है, जो कवर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो फील्ड, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ, ठीक है, तो ये जो पोर्शन आपका होगा विच इज़ जो कि दो फ्लो लाइन और दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में है, इसको हम लोग बोल रहे हैं फ्लो फील्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन में कभी कभी फ्लो फील्ड से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये फ्लो फील्ड होता है, एंड द पोर्शन बिटवीन द टू फ्लो लाइन इज कॉल्ड फ्लो चैनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स, सो दे आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर एट 90 डिग्री, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ होमोजेनस अर्दन डैम इज 24 मीटर इन हाइट and has a free board of 4 meter. The flow net drawn for the dam indicates the number of potential drops 12 and the number of flow channels 3. The coefficient of permeability is 3 into 10⁻⁻6 meter per second. The discharge per meter length of the dam. डैम के लिए डिस्चार्ज कितना होता है, वही सीपेज डिस्चार्ज, ठीक है, जिसको हम लोग K इंटू डेल्टा H NF अपॉन ND इससे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे बस प्रॉब्लम ये आएगी कि 24 आपको हाइट दी हुई है डैम की, एंड जो फ्री बोर्ड है आपका वो 4 है, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए कैसे इसको दिखाना है। जैसे कि ये आपका डैम है, ठीक है, तो ये इन्होंने हाइट दे रखी है डैम की हाइट आपको कितनी दे रखी है, 24, ठीक है। एंड जो आपका फ्री बोर्ड है, ठीक है, तो ये जो फ्री बोर्ड होता है, ये होता है फ्री बोर्ड, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है। तो जो हेड आपकी जो हेड की वैल्यू होगी, दिस इज़ योर हेड, जो कि हो जाएगा 20 मीटर का, ठीक है। तो यहाँ से आप डेल्टा H की जगह पे आप 20 मीटर रख दोगे, ओके। और बाकी सारा आपको पता है, NF पता है, ND पता है, K की वैल्यू पता है, ये सारी वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन अ सैचुरेटेड सैंड विद वॉइड रेशियो 0.90 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड 2.65, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया पीछे कि जब भी हमारी क्विक सैंड कंडीशन होती है, जो क्विक सैंड कंडीशन है उसमें हमारा क्रिटिकल ग्रेडियंट आता है, ठीक है, IC से जिसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो IC इज इक्वल्स टू G-1 अपॉन 1 + E, ये फार्मूला होता है हमारे क्रिटिकल ग्रेडियंट का, ठीक है, जिसको हम लोग क्विक सैंड कंडीशन भी बोलते हैं। सो व्हेन I इज इक्वल्स टू IC, इट मीन्स यहाँ पे क्विक सैंड कंडीशन हो गई है, ठीक है। मीन्स जो हमारी सॉइल है इट विल बिहेव लाइक अ लिक्विड, ओके। यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस आपका 0 हो जाता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला हम लगा देंगे IC का, IC इज इक्वल्स टू G की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.65 - 1 अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो 0.90, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.65 डिवाइडेड बाई 1.9, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बिटवीन टू एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल लाइन इज गिवन बाय, ठीक है। तो जो दो इक्विपोटेंशियल लाइंस होती हैं उनके बीच में जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है वो होता है डेल्टा H बाय डेल्टा L। आपको पीछे भी मैंने बताया था कि जब हम लोग, जैसे कि अगर ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइन है तो ये इनके बीच का जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है वो डेल्टा H अपॉन डेल्टा L रहता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस करेक्टली गिव्स द रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन, hydraulic gradient to initiate quick condition in sand having void ratio 0.5. So we know कि quick condition के लिए I should be equals to IC which is a critical hydraulic gradient, इसके बराबर होना चाहिए. So IC जो है वो है G-1/1 + E. ठीक है, तो G-1/1 + E हो जाएगा. यहाँ पे आपको E की वैल्यू दे रखी है 0.5, तो G-1 = 1 + 0.5. ठीक है, इक्वल्स टू I. सो यहाँ पे इसके बीच में मैं अगर वैल्यू निकालूँ तो एक सेकेंड, तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी आपकी G-1 = I + 0.5 I. ठीक है, जो कि हो जाएगा G = I प्लस यहाँ पे ये 1.5 हो जाएगा ना, इसको हम लोग 1.5 I बोल देंगे. तो ये आपका 1.5 I हो जाएगा, 1.5 I + 1. ठीक है, तो ये होगा 1.5 I + 1, ऑप्शन सी. ठीक है, तो इस तरह से निकाल लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक सैंड इज अ फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेशनलेस टाइप ऑफ सैंड, कोहेशनलेस सॉइल, फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेसिव सॉइल. तो इट इज़ अ फ्लो कंडीशन विच अकर इन कोहेशन लेस सॉइल. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कोहेशन लेस सॉइल में अकर करती है, बिकॉज जब हम टाउ का फॉर्मूला लगाते हैं ना, शेयर स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास σ × 10φ + C, तो सैंड के केस में C जो होता है वो 0 होता है, और तभी हमारा जो टाउ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है σ के. ठीक है, और तभी हम कहते हैं कि जब ये 0 होगा तो टाउ 0 होगा. इट मीन्स हमारी कंडीशन जो हमारी सॉइल है उसकी शेयर स्ट्रेंथ 0 हो जाएगी. ठीक है, तो ये सैंड के केस में ही होता है. अगर ये क्ले होता तो ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो पाती. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल ग्रेडियंट फॉर ऑल सॉइल इज़ नॉर्मली. तो सारी सॉइल्स के लिए नॉर्मली क्रिटिकल जो ग्रेडियंट रहता है वो 1 के इक्वल होता है. ठीक है, द एग्जिट ग्रेडियंट ऑफ द सीपेज वाटर थ्रू अ सॉइल इज़. ठीक है, the seepage exit gradient in a soil is ratio of, so it is the ratio of head loss to the length of the seepage. ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने I exit देखा था, तो I exit जो होता है वो ΔH/ΔL होता है. ठीक है, ΔH/L ये होता है आपका ΔH/L. ठीक है, जहाँ पे ये होता है आपका हेड लॉस and this is the length of seepage. Okay, next question, a sand deposit has a porosity of 1/3, its specific gravity 2.5, the critical hydraulic gradient to cause sand boiling. ठीक है, तो जो क्विक सैंड कंडीशन होती है उसको हम लोग सैंड बॉइलिंग भी बोलते हैं. जो क्विक सैंड कंडीशन है आपकी, ठीक है, इसको दूसरा नाम इसका होता है सैंड बॉइलिंग और पाइपिंग. ठीक है, ये इसके नेम होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सैंड बॉइलिंग के लिए क्या कंडीशन रहेगी, उसके लिए क्रिटिकल ग्रेडियंट आपको निकालना है. तो वी नो इट इज़ G-1/1 + E. ठीक है, G की वैल्यू आपको दे रखी है, और यहाँ पे देखिए पोरोसिटी दिया है. सो वी नो कि जब ये देखिए, अब ये यहाँ पे ये वॉइड रेशियो के टर्म्स में है. आप एक याद कर लीजिए, जब पोरोसिटी के टर्म में होता है तो इसकी जगह हम 1 - n G-1 ये वाला फार्मूला लगाते हैं फॉर पोरोसिटी. ठीक है, तो ये फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा. ये फार्मूला तो सबको पता होता है, बट दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो ये पोरोसिटी के टर्म में है, मीन्स अगर आपको नहीं पता है तब भी आप चलिए E को E = n/1 - n करके डायरेक्टली लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आपका टाइम जाएगा. तो डायरेक्टली फार्मूला याद कर लीजिए कि 1 - n D-1 होता है. बस यहाँ डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करेंगे और IC की वैल्यू आ जाएगी. तो G आपको n की वैल्यू कितने तक रखी है, 1/3. तो यहाँ लगा सकते हैं हम लोग फार्मूला 1 - 1/3 इंटू G की वैल्यू है 2.5, सो 2.5 - 1. ठीक है, तो IC हो जाएगा 2/3 इंटू 1.5. ठीक है, तो ये आपका आंसर IC की वैल्यू हो गई 1 हो गई IC की वैल्यू. ठीक है, ऑप्शन सी. इस तरह से आप फाइंड आउट कर लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफेक्टिव स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इन अ सॉइल मास इज द, ठीक है। सो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। उससे पहले आप टोटल स्ट्रेस देख लो क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये सॉइल है, अगर ये मैं देखूं तो ये आपका कुछ ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। और ग्राउंड सरफेस में हमने ये कोई सेक्शन मान लिया अपने सॉइल का, ठीक है। अब इसका मैं अगर नीचे हाइट तक आपकी सॉइल रहेगी, ठीक है। तो इसका मैंने एक यहाँ पे एलिमेंट ले लिया, ठीक। तो ये पूरा आपका सॉइल का सैंपल हो गया है। ये पूरी सॉइल है आपकी पूरे एरिया में, ठीक है। और ये इसका एरिया है, ठीक है। एंड दिस इज़ हाइट z, ठीक है। तो सॉइल का जो सेल्फ वेट है, तो सॉइल के जो सेल्फ वेट होता है उसकी वजह से क्या होगा, इस जो हमारा सॉइल का एलिमेंट है, दिस इज़ द सॉइल एलिमेंट, इसके ऊपर एक स्ट्रेस लगेगा, ठीक है। तो दिस स्ट्रेस, जो टोटल स्ट्रेस रहेगा वो हमारा होता है वेट, ठीक है। जो इस बॉडी पे, ये पूरी सॉइल है, इस पूरी सॉइल का वेट इसके ऊपर लगेगा। अगर मैं एक एलिमेंट की बात करूँ तो ये इस तरह से लगेगा, वेट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इस तरह से ये लगेगा, ठीक है। और जो वेट होगा वो क्या होगा आपका W अपॉन A, और W को हम क्या लिख सकते हैं, गामा इंटू A इंटू Z डिवाइडेड बाई A। तो इस तरह से ये आपका टोटल स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका टोटल स्ट्रेस आ गया। देखो अब ये देखो, ये जो पोर वाटर प्रेशर होता है, अब आपका क्योंकि जो सॉइल है वो सैचुरेटेड सॉइल है, ठीक है। सॉइल में अगर मैं सैचुरेटेड सॉइल लूँ, इफ़ वी टेक सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। अगर मैंने सैचुरेटेड सॉइल ली तो क्या होगा, सॉइल का जो भी पार्टिकल्स हैं, जैसे कि सॉइल के कुछ पार्टिकल्स हैं, या मैं इसको थोड़ा सा दूर दूर करके दिखा दूँ तो आपको सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि ये ऐसे ऐसे ही मैं दिखा रही हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। तो अगर ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बीच बीच में पानी भी होगा, है ना। ये पानी होगा, यहाँ पे पानी होगा, ये पानी होगा, ये पानी रहेगा, बिकॉज इट इज़ अ सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। तो ये जो वाटर होता है, ठीक है, ये वाटर हमारी जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर, उसके ऊपर एक प्रेशर लगाएगा, ठीक है। एंड जो वाटर होता है वो सारी ही डायरेक्शन में, व्हेन दिस वाटर, कि अगर ये सॉइल का एलिमेंट है, ठीक है, ये सॉइल का एलिमेंट है, तो जो अब इसके ऊपर प्रेशर लगेगा, इसके ऊपर प्रेशर सारी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका जो प्रेशर होता है जो कि सारी ही डायरेक्शन में आपके प्रेशर लगता है, इसको हम लोग, जो कि वाटर के द्वारा लगता है, इसको हम बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। एंड दिस इज़ अ पोर वाटर प्रेशर, जिसको हम U से डिनोट करते हैं, और ये होता है H इंटू गामा W, ठीक है। अगर हाइट हमारी सॉइल सैंपल की H है तो हम इसको, क्योंकि गामा W इज़ द डेंसिटी, अगर हम जैसे कि यहाँ पे गामा इंटू Z कर रहे हैं, ऐसे ही इसकी वजह से जो प्रेशर लगता है वो हमारा लगता है H इंटू गामा W, या Z इंटू गामा W आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पोर वाटर प्रेशर हो गया। अब जो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस होता है, जो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस होता है हमारा, वो होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारा इफ़ेक्टिव स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। ये जो आपका ये टोटल स्ट्रेस आया जो हमने देख लिया कि वेट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया से, मींस इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब भी हमारी कोई बॉडी होती है सपोज, ठीक है, उसके ऊपर जैसे कि कोई फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, ठीक, तो ये जो बॉडी है ये इस फोर्स को रजिस्ट करने के लिए कुछ इंटरनली स्ट्रेसेस लगाएगी, कुछ इंटरनली फोर्सेस लगाएगी, और जो इंटरनली फोर्सेस होते हैं उन्हीं को हम लोग स्ट्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारी जो सॉइल है उसके वेट की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है, तो ये इसको रजिस्ट करने के लिए एक
फोर्स लगाएगी जिसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस, ठीक है। और यही जो स्ट्रेस होगा वो हमारा वेट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर होगा, ठीक है। बट पोर वाटर प्रेशर जो होता है, पोर वाटर प्रेशर ये जो स्ट्रेस जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रेस आ रहा है उसको रजिस्ट करने में कोई भी हेल्प नहीं करता है, ठीक है। जो कि अभी हमने देखा कि वो न्यूट्रल स्ट्रेस होता है या न्यूट्रल प्रेशर है, इसकी वजह से कोई भी एक्सटर्नल लोडिंग को ये रजिस्ट नहीं करता। तो जब भी हमें इफ़ेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, मींस इफ़ेक्टिवली हमारा जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो कितना एक्सटर्नल लोड को रजिस्ट कर सकते हैं, उसलिए हमें टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर जो प्रेशर है उसको माइनस करना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज टोटल जो स्ट्रेस है जब भी हम सिग्मा निकालेंगे फॉर सैचुरेटेड सॉइल, वो हमारा गामा सैचुरेटेड इनटू जेड निकलेगा, जिसमें कि हमने जो वाटर की वजह से जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो उसको माइनस करने के लिए हमें गामा डब्ल्यू इंटू जेड ये माइनस करना पड़ेगा ताकि हमारी इफ़ेक्टिव स्ट्रेस निकल के आ सके, ठीक है। तो इफ़ेक्टिवली इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इफ़ेक्टिव स्ट्रेस को। तो इसका डेफिनेशन क्या रहेगा कि इफ़ेक्टिव स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इन अ सॉइल मास इज़ द algebraic difference between the total stress and the pore water pressure. सो आई होप आपको टोटल स्ट्रेस और ये सब पोर वाटर प्रेशर समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल न्यूट्रल एंड इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल डिपॉजिट विद अ सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब वुड बी। तो ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल और इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस आपको दिया है 5 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल डिपॉजिट विद अ सैचुरेटेड डेंसिटी, ठीक है। तो ऐसे कि एक सेकेंड हम इसको देख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे ये सॉइल है आपकी, ठीक है। दिस इज़ 5 मीटर, ठीक है, और ये फुली सैचुरेटेड है तो गामा जो होगा आपका वो गामा सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में हमें न्यूट्रल स्ट्रेस दिया है सिग्मा फाइंड करना है, अच्छा हमें फाइंड करना है, न्यूट्रल स्ट्रेस फाइंड करना है, पोर वाटर प्रेशर फाइंड करना है और सिग्मा बार फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंस देखो जो आपका सिग्मा होगा टोटल स्ट्रेस होगा यहाँ पे, अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ, दिस इज़ 1 1 एंड दिस इज़ 2 2, ठीक है। तो सेक्शन 1 1 पे जो हमारा टोटल स्ट्रेस होगा वो 0 होगा क्योंकि ऊपर कोई सॉइल ही नहीं है, तो जब ऊपर सॉइल नहीं है तो कोई वेट नहीं है, वेट नहीं है तो कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे u भी 0 हो जाएगा। जब हम सिग्मा 2 2 की बात करेंगे तो हमारे पास क्योंकि इस सॉइल के वेट की वजह से स्ट्रेस लग रहा है, तो जो टोटल स्ट्रेस होगा वो होगा हमारे पास गामा सैचुरेटेड इंटू जेड विच इज़ गामा सैचुरेटेड इंटू 5, ठीक है। और गामा सैचुरेटेड की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 20, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 इंटू 5 जो कि आपका हो जाएगा 100, ठीक है, ये 100 हो जाएगा। और जब हम पोर वाटर प्रेशर देखेंगे तो पोर वाटर प्रेशर सिर्फ वाटर के वजह से होता है, ये हो जाएगा आपका गामा डब्ल्यू इंटू जेड जो कि हो जाएगा गामा डब्ल्यू की वैल्यू आपकी होती है 10 किलो न्यूटन के टर्म्स में अगर देखेंगे तो, एंड 5 तो ये आपका हो जाएगा 50, ठीक है। तो यू की वैल्यू हो गई आपकी 50, ठीक है। अब सिग्मा बार क्या होता है, सिग्मा माइनस यू, तो सिग्मा हो गया 100 माइनस 50, तो ये आपका आ गया 50, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस आपका हो गया 50 किलो न्यूटन, ये सारी यूनिट्स हैं वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आपका टोटल स्ट्रेस कितना आ रहा है 100 आ रहा है, न्यूट्रल स्ट्रेस आपका 50 है और इफेक्टिव स्ट्रेस भी 50 है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इस केस में, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल इज, तो सेल्फ वेट की वजह से इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस कितना होता है, अभी देखा था हमने कि क्या होता है, अगर हमारे पास सैचुरेटेड सॉइल है लाइक गामा सैचुरेटेड इंटू जेड हो जाएगा माइनस गामा डब्ल्यू इंटू जेड, जिसमें कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू जेड, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा गामा सबमर्ज्ड इंटू जेड, ठीक है। तो फॉर अ सैचुरेटेड सॉइल हमारा जो इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस होता है वो होता है गामा सबमर्ज्ड इंटू जेड। तो
इसको हम कह सकते हैं, और गामा सबमर्ज्ड को हम गामा डैश से डिनोट करते हैं। तो जो हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया वो हो जाएगा गामा डैश इंटू जेड। ठीक है, क्योंकि हमें देखो सॉइल का कुछ पता नहीं है कि ड्राई सॉइल है कैसी सॉइल है। तो अगर हम एक जनरल केस लें, जनरल सैचुरेटेड ही सॉइल रहती है, तो जनरल जो केस रहेगा उसमें आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन द सॉइल इज़ ड्यू टू द। ठीक है, तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा क्या होता है, सिग्मा वन। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर। और ये जो टोटल स्ट्रेस होता है ये ड्यू टू सेल्फ वेट होता है, ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, एंड ड्यू टू सम एक्सटर्नल लोड्स। ठीक है, या फिर कोई सरचार्ज है। ठीक है, उसकी वजह से सरचार्ज लोड है उसकी वजह से। तो ये दोनों की वजह से होता है। इस वजह से जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वो भी दोनों की वजह से होगा, एक्सटर्नल लोड एक्टिंग ऑन द सॉइल एंड द वेट ऑफ द सॉइल पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सिचुएशन वेयर द वाटर टेबल इज एट अ ग्राउंड सर्फेस द टोटल एंड द इफेक्टिव स्ट्रेस एट अ 0.5 मीटर बिलो ग्राउंड सर्फेस। कह रहे हैं कि जो वाटर टेबल है वो ग्राउंड सरफेस पे ही है। जैसे कि ये आपका सपोज़ ग्राउंड सरफेस है और आपकी वाटर टेबल भी यहीं पे है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसके 5 मीटर की डिस्टेंस पे ये जो है आपकी 5 मीटर की डेप्थ है, यहाँ पे आपको इफेक्टिव स्ट्रेस आई थिंक फाइंड करना है। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, ग्राउंड सर्फेस द टोटल एंड द इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी, क्योंकि जो आपकी ग्राउंड वाटर टेबल है वो ग्राउंड सरफेस पे है, तो यहाँ का जो गामा होगा वो गामा सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, और अब आप डायरेक्टली बहुत ईजिली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पिछले करा था, तो जब हमारा सैचुरेटेड कंडीशन होती है तो जो सिग्मा बार होता है वो हमारा होता है गामा सबमर्ज्ड इनटू जेड। ठीक है, और वी नो कि जो गामा सबमर्ज है वो है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू जेड। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे सबमर्ज की वैल्यू दी होती तो हम डायरेक्टली गामा सबमर्ज लगा देते। ठीक है, तो गामा सैचुरेटेड हमारा कितना है, इट इज़ 20 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, तो 10 इंटू 5, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 50। तो सिग्मा बार की वैल्यू तो आपकी आ गई है 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो टोटल स्ट्रेस होगा वो हो जाएगा गामा सैचुरेटेड इंटू जेड। तो गामा सैचुरेटेड क्या है, 20 इंटू 5 विच इज़ 100। तो ये आपका हो गया 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो टोटल स्ट्रेस पहले पूछा है, तो टोटल है 100 और इफेक्टिव है 50, तो 150 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू राइज इन वाटर टेबल द इफेक्टिव स्ट्रेस इन सॉइल। ठीक है, तो देखिए ये आपने कंडीशंस, इसमें जब हम इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ते हैं तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनको पढ़ा जाता है कि वाटर टेबल आपकी ग्राउंड सरफेस पे है, वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस से ऊपर है, या फिर जो वाटर टेबल है वो आपकी ग्राउंड लेवल से नीचे है। तो उसमें हम जो कंक्लूजन निकालते हैं वो ये होता है कि जो आपकी वाटर टेबल है वो ग्राउंड सरफेस से अगर नीचे है, ठीक है, और उसमें उसका फ्लक्चुएशन हो रहा है, तभी हमारे इफेक्टिव स्ट्रेस पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर ग्राउंड वाटर हमारी ऊपर चली गई है तो फिर इफेक्टिव स्ट्रेस का कोई भी इफेक्टिव स्ट्रेस पे फिर फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर टेबल हमारी जो हमारी ग्राउंड वाटर टेबल है वो अगर हमारे ग्राउंड सरफेस से नीचे है और उसमें वो डिक्रीज़ करती है तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है, और अगर राइज करती है तो इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि व्हेन द ग्राउंड वाटर टेबल राइजेज बिलो द ground surface then effective stress decreases। ठीक है, एंड वाइस वर्सा बोल सकते हैं आप इसको, कि अगर ये ग्राउंड वाटर टेबल हमारी डिक्रीज़ करेगी बिलो द ग्राउंड सरफेस तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेस्टरगार्ड एनालिसिस इज़ यूज्ड फॉर। सो ये जो अब ये देखिए, अभी हमने इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ा कि उसके ऊपर लोड आ रहा था तो सॉइल में कितना स्ट्रेसेस डेवलप हुए और किस तरह से उसके लोड्स को ले रहा है। ऐसे ही जब एक्सटर्नल लोड्स हमारे बॉडी पे आएंगे, किसी भी स्ट्रक्चर पे आएंगे, तो उसको रजिस्ट करने के लिए कितना स्ट्रेस आएगा वो अगर हम अलग से देखें कि अलग से अगर जो एक्सटर्नल लोड्स हैं उनकी वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है तो उसकी वजह से दो एनालिसिस हुई।
जिनमें हम लोग स्ट्रेस निकाल सकते हैं ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड। सो ओनली एक्सटर्नल लोड की वजह से, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड ओनली, आपको अगर स्ट्रेस फाइंड करना है, टू फाइंड स्ट्रेस, ठीक है, तो हमें दो एनालिसिस देखने को मिली। एक थी आपकी बॉसिनस इक्वेशन, ठीक है, और दूसरी थी आपकी वेस्टरगार्ड्स इक्वेशन, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हैं जिनकी हेल्प से हम लोग एक्सटर्नल लोड्स की वजह से स्ट्रेसेस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जो आपके इनमें कुछ अजम्पशन है कि जो आपका बॉसिनस इक्वेशन होती है ये जो होती है नॉन स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए रहती है, ठीक है, और जो आपकी वेस्टरगार्ड्स इक्वेशन होती है ये स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए रहती है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वेस्टरगार्ड एनालिसिस इज यूज फॉर सैंडी सॉइल, कोहेसिव सॉइल, स्ट्रेटिफाइड सॉइल, क्लेई सॉइल। तो जो वेस्टरगार्ड्स एनालिसिस है वो स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए यूज़ की जाती है। तो मेजर डिफरेंस इन दोनों में आपका यही है कि इसको हम लोग यूज़ करते हैं नॉन स्ट्रेटिफाइड सॉइल, लिख दे दूँ मैं यहाँ पे, नॉन स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए, और जो नॉन, ठीक है, और वेस्टरगार्ड को यूज़ करते हैं हम लोग स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका रहता है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके अलग अलग फार्मूलाज भी हैं, वो हम आगे देख लेंगे। वर्टिकल पॉइंट लोड ऑन द सरफेस इज़ 500 किलोन्यूटन एंड सिग्मा जेड एट 10 मीटर डेप्थ डायरेक्टली अंडर द एक्सिस ऑफ द लोड विल बी। तो ये वर्टिकल पॉइंट लोड आपके सरफेस पे लग रहा है इतना, ठीक है, और 10 मीटर की डेप्थ पे जो प्रेशर इंक्रीमेंट हुआ है वो सिग्मा जेड हुआ है डायरेक्टली अंडर द एक्सिस ऑफ। प्रेशर पूछ रहा है, मींस वही है, चाहे प्रेशर पूछे चाहे स्ट्रेस पूछे, बात एक ही है। तो जो प्रेशर जो होता है एक्सटर्नल लोड की वजह से, जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो आता है, और स्ट्रेस इज़ द इंटरनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूला दिया है, अगर अब यहाँ पे दिया नहीं है कि हमें बॉसिनस इक्वेशन लगानी है या वेस्टरगार्ड्स लगानी है, हम लोग दोनों इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं बॉसिनस इक्वेशन लगा रही हूँ, ठीक है, तो बॉसिनस इक्वेशन भी अलग अलग लोडिंग के हिसाब से इसका फार्मूला है, ठीक है। तो बॉसिनस इक्वेशन का अगर मैं पॉइंट लोड के हिसाब से फार्मूला देखूँ, ठीक है, पॉइंट लोड के हिसाब से जो फार्मूला उन्होंने दिया है बॉसिनस का फॉर पॉइंट लोड, लाइक कोई सरफेस है, ये आपका यहाँ पे आपका पॉइंट लोड लग रहा है ये, ठीक है, दिस इज़ द ग्राउंड सरफेस, और ये आपने पॉइंट लोड लगा दिया, मैं इसको क्यू से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है, और दिस इज़ योर, ठीक है, इस पॉइंट पे आपको स्ट्रेस निकालना है, पी पॉइंट, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टली आर डिस्टेंस पे है एंड वर्टिकली ये जेड डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पे आपको स्ट्रेस निकालना है कि स्ट्रेस इस पॉइंट लोड की वजह से इस पी पॉइंट पे कितना स्ट्रेस लगेगा, ठीक है। तो वो आपको इस तरह से निकलेगा, ये इन्होंने दिया है के बी इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर बॉसिनस इक्वेशन ड्यू टू पॉइंट लोड, ठीक है। अब इसमें जो के बी की वैल्यू होती है वो रहती है आपकी 3/2 पाई 1/1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर की पावर 5/2, ठीक है। और ये जो के बी है ये आपका है बॉसिनस इन्फ्लुएंस फैक्टर, ठीक है। तो ये आपका बॉसिनस इन्फ्लुएंस फैक्टर है ये, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को रख के आप डायरेक्टली इस पॉइंट पे निकाल सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको इस पॉइंट पे ना निकाल के लोड आपने ऐसे क्यों लगाया और उसी के डायरेक्टली जेड डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे निकालना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जेड डिस्टेंस पे है, मतलब डायरेक्टली बिलो द लोड आपको अगर स्ट्रेस निकालना है, तो फिर उस केस में क्या होगा, आर हो गई 0, ठीक है। जब आर हो गई 0 तो के बी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3/2 पाई, ठीक है। तो इसको जो फार्मूला है वो हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 3/2 पाई इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला आ जाएगा डायरेक्टली बिलो द पॉइंट लोड, ठीक है। तो ये जो 3/2 पाई की वैल्यू है ना, इसको आप डायरेक्टली याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आप काफ़ी जो है यूज़ होगी, इसका यूज़ काफ़ी होगा, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 0.4775, ठीक है। तो इसीलिए हम ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग इस तरह से भी आपने कहीं जगह देखा होगा, 0.4775 क्यू बाई जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये बॉसिनस की वजह से ये आपका स्ट्रेस आया है ड्यू टू द पॉइंट लोड, अंडर द पॉइंट लोड आपको निकालना है स्ट्रेस, तो ये आपका
फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे 0.4775। आपको क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 500 किलो न्यूटन। ठीक है, और जेड की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, तो ये 10 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्यू बाई जेड स्क्वायर है ना, तो ये आपका हो जाएगा 0.4775 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2.3875 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर स्ट्रेस। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या है 2.38 किलो मीटर पर मीटर, इस ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन इज अप्लाइड वर्टिकली ऑन अ लेवल ग्राउंड सरफेस। द वर्टिकल स्ट्रेस इंटेंसिटी इज एट 2 मीटर डेप्थ बिलो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लोड। तो देखिए इसमें भी डायरेक्टली, क्योंकि कंसनट्रेटेड लोड है मींस पॉइंट लोड है, तो यहाँ पे भी हम डायरेक्टली यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे 0.4775 इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू आपको पता है, जेड की वैल्यू पता है, इसमें फॉर्मूले में रखिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ अ स्ट्रैटिफाइड सॉइल लेयर द बेस्ट इक्वेशन फॉर कंप्यूटिंग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर स्ट्रैटिफाइड सॉइल लेयर है तो उसके लिए हमारे पास वेस्टरगार्ड्स इक्वेशन सबसे अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर 40 कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड 50 रेडियल लाइन्स, द इन्फ्लुएंस फैक्टर ऑफ द चार्ट इज। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, हम यहाँ पे ना आपको और भी बता देते हैं, जैसे कि बॉसिनक का हमने पॉइंट लोड की वजह से फार्मूला देखा, इसका जो दूसरा फार्मूला होता है फॉर यूडीएल। ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो बॉसिनक से क्वेश्चन जो उसके अकॉर्डिंग जो सिग्मा जेड की वैल्यू होगी आपकी वो हो जाएगी के बी इंटू क्यू। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगी के बी इंटू क्यू, और जो क्यू है, क्यू आपका हो जाएगा प्रेशर और वर्टिकल स्ट्रेस एट द पॉइंट पी। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये आपका यूडीएल है। ठीक है, दिस इज़ योर यूडीएल, और आपको इस डिस्टेंस पे लाइक ये पॉइंट पी है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस इस सेंटर से अगर मैं देख लूँ तो जेड हो रही है। ठीक है, और ये आर डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ है कि आपके पास यूडीएल लगा हुआ है और हमें इस पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो हमारा स्ट्रेस निकलता है, जिसमें कि जो आपके के बी की वैल्यू होती है वो हो जाती है 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, और जिसमें कि कॉस थीटा जो रहता है वो रहता है जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, कि जो आपका सिग्मा जेड निकल के आएगा ड्यू टू यूडीएल वो आ जाएगा स्मॉल क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर, और इसकी पावर हो जाएगी 3/2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा फॉर सिग्मा जेड। ठीक है, ड्यू टू यूडीएल यूनिफॉर्म लोड। ठीक है, यूनिफॉर्म लोड की वजह से ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं वेस्टरगार्ड की बात करूँ तो वेस्टरगार्ड एनालिसिस में पहला है पॉइंट लोड की वजह से। तो पॉइंट लोड की वजह से वेस्टरगार्ड के अकॉर्डिंग जो आपका सिग्मा जेड आता है वो आ जाता है के डब्ल्यू इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो जिसमें कि जो के डब्ल्यू है उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 1 प्लस सॉरी इसको एक सेकेंड, इसमें जो के डब्ल्यू की वैल्यू होती है वो होती है 1/पाई इंटू 1 अपॉन 1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर इंटू 2 एंड इसका की पावर 3/2। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाती है के डब्ल्यू की। तो आप सिग्मा जेड जो लिख सकते हो आप लिख सकते हो 1/पाई 1 अपॉन 1 प्लस
ट्वाइस ऑफ आर बाई जेड का होल स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है आपका पॉइंट लोड की वजह से अकॉर्डिंग टू द वेस्टरगार्ड्स। ठीक है, और अगर मैं इसी में ही मैं कहूँ ड्यू टू यूनिफॉर्म लोड अगर है आपके पास, तो ड्यू टू यूनिफॉर्म लोड उसकी वजह से जो आपका सिग्मा जेड हो जाएगा वो हो जाएगा के डब्ल्यू इंटू क्यू, और यहाँ पे जो के डब्ल्यू होता है वो आपका हो जाता है 1 प्लस ट्वाइस ऑफ आर। इसको थोड़ा सा मैं इधर करके लिख देती हूँ तो इजी आपको रहेगा समझने में। ठीक है, तो जो के डब्ल्यू आपका रहता है वो आपका इस केस में हो जाएगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ आर बाई जेड का होल स्क्वायर, और इसकी पावर हो जाती है 1/2। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो यूडीएल की वजह से आपका जो स्ट्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ आर बाई जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू है 1/2 इंटू क्यू। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये 2 फॉर्मूले हैं, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर 40 कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड 50 रेडियल लाइंस, द इन्फ्लुएंस फैक्टर ऑफ द चार्ट इज। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ना, जो हम लोग वर्टिकल स्ट्रेसेस फाइट करते हैं तो उसके लिए जो न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट है ये एक ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, सो दिस इज़ अ ग्राफिकल मेथड जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो लोडेड एरिया होता है उसके इनसाइड और आउटसाइड जो वर्टिकल स्ट्रेसेस होते हैं उनको हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, तो इसमें एक इन्फ्लुएंस फैक्टर रहता है जो कि होता है 1/m इंटू n। ठीक है, जहाँ पे ये m जो रहता है आपका, ये रहता है नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड n ये होता है आपका नंबर ऑफ रेडियल लाइंस। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड करते हैं, और इसमें जो स्ट्रेस आप निकालते हो वो ऐसे निकालते हो जैसे कि सपोज़ आप क्या करते हो ना, नंबर ये रेडियल लाइंस हैं, तो कोई भी आपका जो एरिया होता है जहाँ पे भी हमें स्ट्रेस निकालना है उसको हम इस चार्ट में रखते हैं, और ये जो सेगमेंट्स आ रहे हैं ना लाइक दिस, इन सेगमेंट्स को हम लोग मेज़र करते हैं। ठीक है, और इन सेगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं NA, मतलब जितने भी नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स होंगे उनको हम लोग NA बोल देंगे, और उसमें हम ये फार्मूला लगा देते हैं सिग्मा Z इक्वल्स टू 0.005 इंटू क्यू इंटू NA। ठीक है, Q इज़ द लोड, जो कि उसके ऊपर यूनिफॉर्म लोड या यूनिफॉर्म प्रेशर जो लोडेड एरिया पे है वो हो जाएगा। ठीक है, और ये जो तो यहाँ पे ये जो होता है ये होता है यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द लोडेड एरिया। ठीक है, और NA जो होता है वो होता है नंबर ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है, इस इन्फ्लुएंस चार्ट में जो नंबर ऑफ सेगमेंट होते हैं उस लोडेड एरिया को जो कवर करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर ऑफ सेगमेंट्स काउंट कर लोगे और इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपका वर्टिकल स्ट्रेसेस फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस फैक्टर जो रहता है वो 1/mn रहता है, और m जो है वो नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल है, n नंबर ऑफ रेडियल है, तो यही हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, कि IF इज इक्वल्स टू 1 नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स कितने दिए हैं हमें, 40 दिए हैं। ठीक है, 40 एंड रेडियल लाइंस कितने दे रखी हैं, 50 दिए हैं। ठीक है, 50 दे रखी हैं। ठीक है, तो चलो हम इसको ऐसा फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2000। तो ये हो जाएगा 0.0005। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंसंट्रेट लोड ऑफ 500 kN एक्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ सॉइल, द रेशियो ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस एट डेप्थ ऑफ 2 मीटर एंड 4 मीटर अकॉर्डिंग टू बॉसिनस थ्योरी विल बी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 2 मीटर और 4 मीटर की डेप्थ पे सेम लोड है। अभी पहले हमें 2 मीटर पे स्ट्रेस देखना है, फिर हमें 4 मीटर पे देखना है, तो उस जो स्ट्रेस आएगा उसका रेशियो कितना होगा। तो देखिए, सिंस जो स्ट्रेस है आपका सिग्मा जेड वो क्या होता है आपका 0.4775 इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। ठीक, तो जब आपका स्ट्रेस सेम है
लोड सेम है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इस फॉर्मूला से कि जो सिग्मा z हुआ वो आपका z स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। तो सिग्मा z1 अपॉन सिग्मा z2 इक्वल्स टू z2 बाई z1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो अब हम देख लेंगे कि जब हमने डिस्टेंस हमारी 2 मीटर की ली तो हमारा कितना हो गया, सिग्मा z1 हमें दिया नहीं, हमें यही निकालना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सिग्मा z1 अपॉन z2 इक्वल्स टू, जब हमारा z1 2 था और z2 4 था, ठीक है, तो z1 हमने मान लिया 2 मीटर और z2 हमने मान लिया है 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ ऊपर हमें z2 रखना है, नीचे हमें z रखना है और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 का होल स्क्वायर आया विच इज़ 4। तो जो सिग्मा z1 अपॉन सिग्मा z2 आया हमारा वो कितना आया, 4 आया, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर 10 कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड 50 रेडियल लाइन्स, तो द इन्फ्लुएंस फैक्टर ऑफ द चार्ट इज, ठीक है। तो ये फिर से आपसे ये इन्फ्लुएंस फैक्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए 1/m इंटू n, ठीक है, जिसमें कि 1 अपॉन हम लगा सकते हैं 10 इंटू 50 विच इज़ 1 अपॉन 500। तो आंसर आपका हो जाएगा 0.005, ठीक है। तो ये सॉरी 0.002, ठीक है। तो 0.002 आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। तो ज़ीरोस का बहुत ध्यान रखना है इसमें, ये अगर ज़रा सी भी गड़बड़ हुई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा ये आपका। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि भाई ज़ीरो गलत तो नहीं हो रहे, इतना तो हमें पता है कितने जितना पॉइंट होता है उतना ज़ीरो लगाते हैं और इसको हटा देते हैं और इसको हम डिवाइड करेंगे तो नीचे आपका 500 ही आना चाहिए। तो देखिए 500 आ रहा है, तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन सही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टरगार्ड्स एनालिसिस फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बीनीथ लोडेड एरिया इज़ एप्लीकेबल टू, तो जो वेस्टरगार्ड्स एनालिसिस है वो किस लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रैटिफाइड सॉइल के लिए करते हैं, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टरगार्ड्स फार्मूला फॉर वर्टिकल स्ट्रेस गिव्स ग्रेटर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस देन दैट बाय द बॉसनस फार्मूला व्हेन r/z एक्सीड, ठीक है। तो देखिए ये आप एक कंडीशन याद रखिए कि है व्हेन r/z की वैल्यू आपकी 1.5 से ज़्यादा या उसके इक्वल होती है, देन जो स्ट्रेस आपका वेस्टरगार्ड्स फार्मूला से निकलता है, स्ट्रेस ड्यू टू वेस्टरगार्ड्स फार्मूला will be more than stress due to Bossinus फार्मूला, ठीक है। तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो आई होप आपके सारे ही टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस के भी टॉपिक्स हो गए आपके, वर्टिकल स्ट्रेसेस से भी रिलेटेड सारे टॉपिक्स करा दिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि जो भी बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा सेशन, तो उनका रिविज़न हो जाएगा अच्छे से, ठीक है, एंड दे कैन प्रैक्टिस इट फ्रॉम देयर। फिर आज का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ड्यू टू टेम्परेचर चेंज द यूनिट वेट एंड विस्कोसिटी ऑफ परकुलेटिंग फ्लूइड्स आर रिड्यूस्ड टू 80%, 60%, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट द चेंज इन कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी विल बी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इस तरह से हमने किया है तो कैसे आपका आएगा, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी से क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें कि हम लोग मॉड्यूल 4 करेंगे। एंड टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।